तो हम लोग अभी ये वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस, पिछले क्लास में मैंने सिर्फ प्रॉब्लम कराए थे। सो ये वाला हमने डिस्कस किया है अभी, दिस पार्ट। हाँ हाँ, रुको तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सो आज मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करूंगा, है ना। सो हम लोग इसकी थ्योरी आज कंप्लीट करेंगे। जी जी जी। ठीक है, तो इसमें कौन सा पूछना है भाई तुम्हें, 6 नंबर? हाँ जी सत्यम, 6 नंबर डाउट है ना। हाँ तो ये तो हालांकि क्वेश्चन थोड़े वो है, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। टाइम इन द सेंस, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले जैम में सब्जेक्टिव भी आते थे, 2015 से पहले जैम में सब्जेक्टिव भी आता था। ये 2006 का है, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उस समय ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई 15 मार्क्स का, कोई 20 मार्क्स का, कोई 12 मार्क्स का, ऐसे आते थे। पहले जनरली क्या होता था कि आई थिंक 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे और 14 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते थे। जनरली ऐसा पूछता था। तो इसको मैं डाउट क्लास में करता हूँ, क्योंकि अभी करूंगा आधा आधा घंटा इसमें खींच जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ना, इसमें 3 4 पार्ट है। देखो पहला पार्ट ये है कि तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालो बी के टर्म में। फिर दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो बी के टर्म में। तीसरा पार्ट है कि आपको ये दो रिलेशन दिया हुआ है, इन दोनों रिलेशन को यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला। कि मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, तो या तो इसका मैं आपको वो भेज दूंगा, ये भी हो सकता है। मतलब क्योंकि ये डाउट, जैसे आपका जो डाउट आ रहा है, हर बैच में लगभग डाउट आते हैं। तो ऑलरेडी पुराने वीडियोस अगर देखेंगे एकलव्या में तो हो जाएगा, लेकिन ठीक है मैं करवा दूंगा, है ना। हो जाएगा, पुराने डाउट क्लास में ये सॉल्व हो गया होगा। तो अभी आप आज के डाउट क्लास होंगे उसमें ये करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत चला जाएगा। आज इसको मैं सोच रहा हूँ थ्योरी इसको कंप्लीट करता हूँ आज। हाँ जी, आपका क्या था उसमें, क्या कौन सा वाले क्वेश्चन का 1/8 आ रहा है? हाँ क्या था वो? हाँ तो उसमें नहीं नहीं, उसमें प्रोबेबिलिटी ये था ना कि दैट 3 लाइन सेगमेंट विल फॉर्म अ ट्रायंगल, यही था ना। हाँ तो उसमें ट्रायंगल, कोई 3 लाइन सेगमेंट ट्रायंगल कब बनाएगी? कोई यस, 2 लाइन का सम तीसरे से बड़ा होगा। मतलब इसका मतलब ये हो गया, या कोई भी एक साइड बाकी 2 साइड के सम से छोटा होगा, है ना। किसी भी एक साइड का लेंथ जो होगा, दैट विल बी लेस देन द सम ऑफ द अदर 2 साइड। तो अब सोचो, क्या कोई भी साइड हाफ से ज्यादा हो सकता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ईच साइड हैज टू बी लेस देन हाफ। तो इसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, या वैसे भी कर सकते हो जो आप कर रहे हो, कि 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा हो। तो 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों के एक साथ मर्ज करके ग्राफ बना के आंसर आ जाएगा। सॉल्व करूंगा तो आ ही जाएगा आंसर, लेकिन आपको समझना है। दूसरा तरीका ये है कि ईच साइड का लेंथ जो होगा वो हाफ से कम होगा, उस पर सॉल्व कर दो। उसमें क्या है, तो मैं कल जो क्लास में लिखा था वही है ना, देखो। सो हाँ नहीं नहीं, वो पहले हाफ उसने निकाल रखा है। हाँ तो आपको समझना है क्या क्या है वो, सही बात है। बुक में ये सॉल्व क्वेश्चन है, हाँ ये तो एग्जाम्पल है बुक में। एक हाफ है, 1/4 है, तो हाफ किसका है, 1/4 किसका है? तो ये इसने लिखा होगा ना, हाफ कब है 1/4 कब है। हाँ और नहीं नहीं, एक्चुअली हाफ क्या है, जब एक केस लिया आपने, और इसमें 2 केस हाफ है ना। 1/4 है जब एक केस लोगे, और 2 केस है ना, तो 1/, इसने क्या कहा है, इट फॉलोज दैट जो फाइनल आंसर है वो आंसर 1/2 इसका आंसर है। कर तो रखा है इसने कि ईच साइड विल बी लेस देन हाफ, ये है। 1/4 कहाँ लिखा हुआ है? 1/2 ही तो है इसमें। अच्छा ये शुरू में, दिस इज द प्रेसाइज द शेडेड एरिया फिगर 4, इट फॉलोज दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/4। अच्छा दो पार्ट है। इफ इट इज स्पेसिफाइड इन एडवांस दैट द पॉइंट x इज चूजन एट रैंडम बिटवीन,
0 इन 1/2 एंड द y। तो देखो जो दूसरा केस है, इसने कहा अगर फिक्स कर दिया कि ये 0 से हाफ में ही होगा और y हाफ से 1 में ही होगा, तो उस केस में आपका आंसर 1/2 आएगा। और अगर फिक्स नहीं किया हुआ है तो आंसर 1/4 आएगा। ना ऐसे दो दो पार्ट में सॉल्व किया ना इसने, इफ कंडीशन लगाया ना कि पहले से ही बोल दे। शुरू में इसने ऐसा नहीं कहा ना कि x कहाँ होगा एक्चुअली। से 0 से 1 का इंटरवल, क्वेश्चन ये था कि वी सेलेक्ट 2 पॉइंट एट रैंडम ऑन अ लाइन सेगमेंट 0 1, और सो इफ वी सेलेक्ट 2 पॉइंट, सो x y है नाउ। सो यहाँ पे अगर x मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ मींस x इज लेस देन y। सो ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, ऐसा। सो so these 2 point x and y divide the line segment into 3 parts, ठीक। so लेंथ क्या है, so इस पार्ट का लेंथ यहाँ x है, इस पार्ट का लेंथ y माइनस x है, इस पार्ट का लेंथ 1 माइनस y है, ठीक। यहाँ पे इस पार्ट का लेंथ y है, इसका x माइनस y, इसका 1 माइनस x। अब क्वेश्चन इज ये जो 3 लाइन सेगमेंट बन रहा है हमारे पास, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज 3 लाइन सेगमेंट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। क्वेश्चन ये है कि जो लाइन सेगमेंट है, 3 लाइन सेगमेंट फॉर्म अ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है ये तीनों लाइन सेगमेंट एक ट्रायंगल बनाएगी। तो उसके लिए है ना, तो उसके लिए क्या होगा, तो देखो एक चीज ये है कि अगर ये वाली सिचुएशन है तो यू कैन स्टार्ट विथ कि सम ऑफ एनी टू साइड विल बी मोर देन द थर्ड साइड, उससे भी हो जाएगा। या यहाँ पे सिंपली मतलब ये है कि ईच साइड हैज टू बी ऑफ लेंथ लेस देन 1/2, बिकॉज अगर किसी भी एक साइड की लेंथ ज्यादा हो गई हाफ से, तो बाकी 2 का सम 1 से कम हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं, हाफ से कम हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ईच लाइन सेगमेंट का लेंथ लेस देन हाफ ही होगा, तभी जाके 2 का सम तीसरे से ज्यादा हो सकता है ना। सो x इज लेस देन 1/2, y माइनस x इज लेस देन 1/2। ये कॉमा लगा रहा हूँ, कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन मतलब एंड कह सकते हैं आप। सो ये इंटरसेक्शन है, 1 माइनस वाई लेस देन 1/2 प्लस वैसे ही सेम आप इसके लिए कीजिए, भी सिचुएशन हो सकता है। तो इसका ये है, तो y लेस देन 1/2, x माइनस वाई लेस देन 1/2, 1/x लेस देन 1/2। अब बस आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये x लेस देन 1/2 और ये है y माइनस x लेस देन 1/2, और यहाँ से आ जाएगा y मोर देन 1/2 ना, ये आ जाएगा। तो y यहाँ पे इसमें होगा, कहना ये चाहता है हाफ से आगे होगा। तो यहाँ से ऐसी सेम y लेस देन 1/2, x माइनस वाई लेस देन 1/2, यहाँ आ जाएगा x मोर देन हाफ। अब आप प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी। सो क्या आप ग्राफ बना सकते हो, तो हमने क्या कहा है, सो वी हैव सिलेक्टेड, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। सो 0 1 0 1 ये है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस इज x0 to 1 y0 to 1। तो ये जो स्क्वायर है ये सैंपल स्पेस है। सो ये 2 डायमेंशनल फिगर है, तो मेजर इसका एरिया होगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, सो ये का कोऑर्डिनेट 1,1 है। सो मान लो ये जैसे ये E1 है और दिस इज E2, इसको E1 उसको E2 बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ E1 अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस वो है हमारे पास, एरिया ऑफ E2 अपॉन एरिया ऑफ सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन ये है कि आप इसका एरिया निकाल पाओगे,
तो ये ग्राफ बनाना पड़ेगा पहले आपको, इस ग्राफ को इस पे बनाना पड़ेगा, यू हैव टू मेक दिस ग्राफ ओवर दिस। अब इस पोर्शन का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो क्या ग्राफ बना सकते हैं, बताओ कहाँ दिक्कत है? 1/2 आ गया ना, दिस इज 1/2, ये दिस इज आंसर। तो दोनों मिला के 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ जाएगा, ये है 1/4 प्लस 1/4 करोगे सो 1/2 आ जाएगा, ये ठीक है ना। तो ये आंसर है एक्चुअली इस क्वेश्चन का। तो यहाँ हमने दो पार्ट में किया, अगर तुम एक ही पार्ट कंसीडर करोगे तो फिर आंसर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा ना। अगर कहीं वो कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा एक केस। तो हमने यहाँ चूंकि फिक्स नहीं किया ना कि x, जैसे अगर मैं फिक्स कर दूं कि x 0 से 1/2 के बीच ही होगी और y 1/2 से 1 के बीच होगी, यहाँ हमने फिक्स नहीं किया, हमने कहा x लेस देन y हो सकती है, y लेस देन x हो सकती है ना। सो इसलिए आंसर 1/4 होगी, ठीक है। यही था कल वाला क्वेश्चन। किसी को डाउट है पूछो, अभी भी किसी को डाउट है तो आगे सॉल्व करता हूँ ना। सो चलो, तो आज मैं सोच रहा हूँ थ्योरी कंप्लीट कर दूं इसका। देखो, तो हम लोग इसका आज थ्योरी कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। सो ये वाला पार्ट है ना, तो ये सब देखो, ये जो पोर्शन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन रूल, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, ये जो अभी मैंने सेट कर रखा है, जिस पोर्शन को सेलेक्ट कर रखा है, ये क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक है यहीं से स्टार्ट होती है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये पूरी टॉपिक क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। इवन रैंडम वेरिएबल भी है क्लास 12th के एनसीईआरटी में, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी है वहाँ पे। जिन लोगों ने क्लास 12th के एनसीईआरटी रिवाइज की, जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज रिवाइज कर दो। जो भी 11 12th की बुक आपकी रही होगी, जो डिफरेंट बोर्ड से रहे होंगे, बट गूगल पे एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो क्लास 11 12th की, और लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है 11th के बुक में भी और 12th के बुक में भी। जस्ट गो थ्रू वंस, एक बार पूरा वो लाइन टू लाइन थ्योरी पढ़ लो, यू सॉल्व एग्जाम्पल्स, यू सॉल्व एक्सरसाइजेस, और मोस्ट ऑफ थिंग आपको आता ही होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको भूल चुके होंगे, वो याद आ जाएगा। तो ये अदरवाइज एक बार रिवाइज कर लोगे तो ये पोर्शन ठीक हो जाएगा। तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया है एग्जैक्टली क्लास 12th के एनसीईआरटी में सब कुछ है, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, है ना। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है जी? कैसे डिफरेंट सैंपल स्पेस कैसे लेंगे आप, मतलब नहीं नहीं, तो हमने, अब तुम्हें देखना है कि पूछा क्या गया है। अब दो डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर तो डिफरेंट ही आएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। अगर तुम्हें बोला गया होता जो बुक कहता है ये पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तुम्हें समझना है कि मैंने क्या किया है। मेन तो यही समझना है, किताब में बहुत सारी चीजें लिखी है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है कहीं पे, वो सब किताब में लिखा है। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हो, समझने के लिए। वरना अगर जिन बच्चों को किताब से डायरेक्टली समझ आ जाता तो कोई कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। किताब में सारी चीजें लिखी है, लेकिन आपको उसको सही से इंटरप्रेट करने की जरूरत है, सही समझने की जरूरत है, क्योंकि आप गलत समझोगे आपके गलत आंसर आएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि x हमने 0 1 के बीच कोई भी एक नंबर उठा लिया। अगर आपको रैंडम वेरिएबल का आइडिया है तो x यूनिफॉर्म 0 1 रैंडम वेरिएबल है। y हमने यहाँ पे कोई भी एक नंबर उठा लिया 0 1 के बीच। सो अगर वैसे रैंडम वेरिएबल के हेल्प से सॉल्व करोगे तो y इज यूनिफॉर्म 0 1, ये कह रहा हूँ। तो इसके हेल्प से आंसर 1/2 आया। दूसरा पार्ट जो वो कह रहा है, तो यहाँ हमने दो केसेस क्यों लिए, क्योंकि हमने कहा x लेस देन y है यहाँ, इस वाले में यहाँ x मोर देन y है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है। अब एक केस ऐसा हो जाए कि आपको बोले नहीं, x को आपको 0 से हाफ में ही लेना है और y को हाफ से 1 में ही लेना है। ये दूसरा क्वेश्चन है जो बुक कह रहा है, वही आपको ठीक से समझना है उस चीज को, कहना क्या चाह रहा है। सो x मुझे 0 से हाफ में ही फिक्स कर दिया, y हाफ से 1 में, ठीक। सो अब ये सिर्फ पहला वाला केस हो गया, लेकिन यहाँ सैंपल स्पेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जब सैंपल स्पेस बनाओगे भाई, सो ये 0 से 1/2 x है,
y जो है 1/2 से 1 है, ये है। सो ये जो सैंपल स्पेस होगा वो ये है। अब दिस इज आवर सैंपल स्पेस, x 0 से 1/2 में है, y 1/2 से 1 में है, ये सैंपल स्पेस है। अब तो सैंपल स्पेस का एरिया यहाँ पे कितना है, एरिया ऑफ ओमेगा यहाँ पे कितना है, और एरिया ऑफ ओमेगा यहाँ पे कितना है जी, ये 1 है और ये 1/4 है। अब तुम जब सॉल्व करोगे प्रोबेबिलिटी तो क्या आएगा, अब तुम ग्राफ बनाओ तो इसमें x इसने फिक्स कर दिया ना भाई, इसने फिक्स कर दिया कि x 0 से हाफ में, हाफ से 1 में, तो ये वाला पार्ट है 0 1 x y। ये जरूरी है यहाँ पे कि x 0 से हाफ में ही होगा, इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो लेंथ है ये y माइनस एक्स है, ये 1 माइनस वाई है। सो दिस लेंथ इज x, y माइनस एक्स 1 माइनस वाई। सो ये जो y का जो पोजीशन होगा हाफ के बाद ही होगा, सो दैट 1 माइनस वाई जो है लेस देन हाफ हो। तो अब तुम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी x जो है वो लेस देन 1/2, y माइनस एक्स लेस देन 1/2, 1 माइनस वाई लेस देन 1/2। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के देखो क्या आएगी, निकाल पाओगे। सो ये क्या होगा, मान लो ये इवेंट ई है एग्जांपल के लिए, सो ये होगा एरिया ऑफ ई अपॉन एरिया ऑफ ओमेगा। सो यहाँ ओमेगा की जगह तुम्हें रखना होगा हाफ इंटू हाफ था ना 1/4, तो इसको रखो, पुट करो, इसका ग्राफ बना के जरा एरिया निकालो। इसका ग्राफ कहाँ बनाओगे, इसके अंदर ग्राफ होने चाहिए, तो ये सैंपल स्पेस, तो इसी का सबसेट होना चाहिए ना इवेंट को। आप करके देखो जी। अब देख लो भाई, अब मुझे पता नहीं, तुम लोग बताओ भाई क्या आ रहा है, बाकी लोगों का कुछ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था, देखता हूँ बुक वाले ने क्या आंसर दिया है, वही आंसर होगा। चेक करो भाई कैलकुलेशन, जिन लोगों ने आंसर बताए पहले। तो इसका है कि पहले वाले केस में 1/4 ही आ रहा है, तो आपका सही है एक्चुअली, 1/8 प्लस 1/8 1/4 ही आएगा, क्योंकि इसका 1/8 आएगा, इसका भी 1/8 आएगा, तो ये 1/4 आएगा, ठीक है। सो हाँ, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट ट्रायंगल बनाने चाहिए, तो ट्रायंगल कब बनाएगा। हाँ आप सोचो, अगर तुम कह रहे हो कि हाफ से लेस क्यों लिया, चलो मान लेता हूँ कि एक साइड का लेंथ हाफ से ज्यादा है, तो बाकी दो साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, टोटल सम कितना है, तीनों साइड के लेंथ का सम कितना है, 1 है। और अब एक साइड को ही तुमने कहा हाफ से ज्यादा ले लेता हूं मैं, अकेला एक हाफ से ज्यादा है, तो बाकी दो का सम क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनाएगा फिर, इसलिए हाफ से कम लेना पड़ा। तो ट्रायंगल तभी बनाएगा जब ईच लाइन सेगमेंट का लेंथ हाफ से कम होना चाहिए, तभी जाके वो ट्रायंगल बनाएगा, वरना वो ट्रायंगल बनाएगा ही नहीं। तो ये हमने इसलिए कंसिडर किया बिकॉज 3 लाइन सेगमेंट शुड फॉर्म अ ट्रायंगल, तो उसके लिए उसका लेंथ हाफ से ज्यादा होना चाहिए। देखो जी, सो ये आएगा, एक बार इस ढंग से ग्राफ बनाओ इसका, आप इसका ग्राफ बनाओ, ये कुछ ग्राफ ऑलरेडी सॉल्व है ये क्वेश्चन आपको, या ये बीके रोहतगी वाली बुक में ये सॉल्व एग्जांपल है, आप वहां देखो बना रखा है ग्राफ उसने। एक ग्राफ आई थिंक कुछ ऐसा होता है, कैसा ऐसा आएगा, इधर जाए कॉर्नर में, एक दूसरे कॉर्नर में, आई थिंक ऐसा बनेगा, देख लेना जो भी बनेगा, तो ग्राफ बना के देखना पड़ेगा। सो उस तरह से आंसर आ जाएगा, तो एरिया अपॉन एरिया करना है। यहाँ पे जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे ये है कि हमारे पास, इस वाले पार्ट में, तो यहाँ अपॉन में 1/4 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करें कितना आता है, ये चीज है, तो ग्राफ बनाओगे तो दिखेगा एरिया कितना आएगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करने की यहाँ जरूरत नहीं, हालांकि आप ग्राफ बनाओगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल का एरिया डायरेक्टली हम निकाल पाएंगे। सो है ना, ये 1/8 कहीं आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आंसर आ जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम खत्म हो जाएगा। तो हम आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। तो देखो अभी जो आज मैं थ्योरी करा रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा नया नहीं है। जिन लोगों ने 11-12 ठीक से पढ़े हैं या जिन लोगों ने क्लास 12 की एनसीईआरटी को रिवाइज किया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर को, तो उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, सब कुछ वही होगा जो क्लास 12 में है। थ्योरीज एटलीस्ट क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होंगे और थ्योरीज एक दो चीज़ें नहीं होंगी, अदरवाइज सब कुछ सेम ही होगा। सो सो क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, डेफिनेशन क्या है। सिंपल है ये कि लेट मैं ऐसे लिखता हूँ E and F are two events associated to सैंपल स्पेस ओमेगा। ठीक है, सो मान लिया E और F दो इवेंट है। सो E and F are two events associated to sample space omega. Then conditional probability of event E given F है ना। सो मतलब what is the probability of occurrence of event E when event F has already occurred। सो उसकी probability आपसे पूछ रहा है। तो इसका नोटेशन है प्रोबेबिलिटी E गिवन F। एक्चुअली ये करेक्ट नोटेशन है। अगर E ऐसा लिखा रहता है, ये E अपॉन F है, इसका मतलब एक्चुअली E अपॉन F होता है। कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये गिवन का मतलब होगा वर्टिकल लाइन होगा और ये स्लैश लाइन का मतलब अपॉन होता है। और हाँ वो उसने गलत कर रखा है, जिन लोगों ने बनाया है ना, ये लोग क्या नाम है इसका, ये जो कंटेंट वाले टीम में ना, उसने एक गलती कर रखा है। तो जैसे ये लिखा होगा इसका मतलब एक्चुअली अपॉन होता है, लेकिन डीपी में क्या रखा रखा है वो टाइपिस्ट को भी ज़्यादा पता नहीं है, तो वो इस तरह से डाल देता है ना। तो ई गिवन एफ है ना, जैसे ई माइनस एफ, तो ई इस तरह से लिखा रहेगा तो ये ई माइनस एफ है। तो दिस इज ई माइनस एफ, दिस इज ई अपॉन एफ, दिस इज ई गिवन एफ। तो मीनिंग अलग है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, तो उसको थोड़ा है ना करेक्ट करवाना पड़ेगा। हाँ इसको मैं बोलता हूँ। रुको अभी मैं देखा था ना, मैं भी देखा था कुछ जगह। सो बुक्स में ऐसा नहीं होगा ना, ये लोग जो बनाते हैं ना, ये एक तो टाइपिस्ट भी मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है और ये लोग भी पता नहीं पढ़ लिख के क्या सीखे हैं। सो ठीक है ना, तो ये होगा ई अपॉन एफ। जनरल रैंडम वेरिएबल में ऐसा आएगा, जैसे रैंडम वेरिएबल ई गिवन वाई, एक्स गिवन वाई होगा, या एक्स अपॉन वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा। सो ये जो ये स्लैश है क्या बोलते हैं इसको, बैक स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। सो ये बैक स्लैश है ना, ये फॉरवर्ड स्लैश, तो उस तरह से तीनों के डिफरेंट मीनिंग है। तो ये गिवन है, ये अपॉन है, ये डिफरेंस है, इसका मतलब माइनस है कि ई माइनस एफ। ठीक है, तो इस तरह से रहता है। ऐसे एग्जाम में एक्सप्लेन रहता है आपको। जनरली एग्जाम में जब कोई नोटेशन यूज करता है वो एक्सप्लेन कर देता है कि ई गिवन एफ का मीनिंग ये है, ई अपॉन एफ, तो वो एक्सप्लेन रहते हैं जनरली। चलो तो ये कह रहा है ई गिवन एफ, तो ये फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं है ना। तो फॉर्मूला जो है, तो थोड़े से जो असाइनमेंट्स हैं उसमें थोड़ा इग्नोर करना, मतलब समझना पूछा क्या है वो फाइंड करना है। तो ई गिवन एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, है ना। यहाँ जरूरी है चूंकि डिनोमिनेटर में एफ है, तो यहाँ जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0 से ज़्यादा हो, वरना ये डिफाइंड ही नहीं होगा। इसीलिए ऑल्सो अगर आपको ज़रूरत पड़े ऐसे लिखने की कि आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो इसका मीनिंग भी आपका होगा एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई।
ये चीज़ है, ठीक है। सो ये यहाँ भी है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई शुड बी मोर देन 0। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये डेफिनेशन है, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, डेफिनेशन, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो उसका ये डेफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। और जैसे आप लोग एनसीईआरटी में ये भी देखते होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, इसके प्लेस पे। लेकिन अगेन ये हमेशा वैलिड नहीं होगा, ये वो क्लासिकल डेफिनेशन के हेल्प से लिख दिया। तो ये तब वैलिड होगा अगर हमारा सैंपल स्पेस इक्वली लाइकली और फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये क्लासिकल डेफिनेशन अगर आप ये लिखते हैं, कई बार देखते होंगे बुक में आप ऐसा लिखा रहता है कि इस चीज़ को ये लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। तो ये है ना, ये तभी वैलिड होगा जब सैंपल स्पेस में इक्वली फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हैं और ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तभी जाके वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये वैलिड नहीं रहेगा। सो ये आपको निकालना, इस तरह से लिखने हैं। सो ये डेफिनेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। एक दो आप प्रॉपर्टीज देख सकते हो, जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो फाई गिवन कोई एफ इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस गिवन एफ है, ये क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन एफ है, ये क्या होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ है, ये क्या होगा। तो ये सब कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 गिवन F, ये क्या आएगा। तो ये सब फॉर्मूला, बताइए वन बाई वन क्या होना चाहिए, फॉर्मूले से ओपन करके देख लो क्या आएगा। ठीक है, सही है। आगे नेक्स्ट, आप एक्सपैंड कर सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इंटरसेक्शन एफ, ये 0 हो जाएगा। ओमेगा इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। सो उसी तरीके से इसको लिखेंगे, तो ये होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई गिवन एफ। तो जो यहाँ गिवन है वही यहाँ पे गिवन आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ ई कॉम्प्लीमेंट है, तो जैसे ये फॉर्मूला वैसे ये फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिमिलरली जैसे हम लोग जानते हैं E1 यूनियन E2, सो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला हो जाए, इसमें कोई, बस गिवन एफ है तो हर टर्म में आप गिवन एफ लिखते जाओ, बस इतना ही है। मतलब इसको प्रूव भी किया जा सकता है, आप चाहो तो इसको एक्सपैंड करोगे, इसको RHS को ओपन करो फॉर्मूले से, एट द एंड ये आ जाएगा, प्रूव भी किया जा सकता है ये। अगर आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते, ये प्रूव हो जाएगा, वैसे ये भी प्रूव हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा E1 गिवन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 गिवन F, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो किसी को डाउट है तो पूछो। सो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं, मतलब ये थ्योरम समझ सकते हो आप। सो मैं अगर इसको एज अ थ्योरम या एज अ रिजल्ट लिख दूँ, तो ये सब कुछ थ्योरम्स हैं। आगे जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 गिवन F, तो जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, E1 माइनस E2 का फॉर्मूला। So this is probability of E1 minus, ये हो जाएगा। So probability of E1 minus probability of E1 intersection E2, तो उसी तरीके से आपका ये आ जाएगा। So E1 minus E2 given F, तो इसका फॉर्मूला वैसे ही हो जाएगा। So यहाँ होगा probability of E1 given F minus probability of E1 intersection E2 given F। ठीक है भाई, सबको प्रूव किया जा सकता है, LHS RHS को एक्सपैंड करोगे तो इक्वल प्रूव हो जाएगा।
कुछ पूछना है किसी को? जी जी, तो उसका मतलब वही है, तो आपको बस ये जानने की जरूरत है कि जैसे अगर लिखा हुआ है ई गिवन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मीनिंग एक्चुअली यही है। सो आपको बस ये जानने की जरूरत है कि ये दोनों चीज सेम है। अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्चुअली यही है, ठीक है। एफ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगेगा, तो मतलब आपको बस ये जानना है, दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन, है ना। सो ई गिवन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो उसकी मीनिंग एक्चुअली यही है। सो दोनों सेम चीज है। जी जी, सबके केस में, मतलब क्या मतलब कहना चाहते हो जैसे? नहीं भाई, वो अलग चीज है, ये अलग ही गिवन की बात कर रहा हूँ। गिवन मतलब एफ गिवन है, तो एफ गिवन है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ई की ई कॉम्प्लीमेंट की फाइंड कर रहे हैं जब एफ गिवन है। सो यहाँ पे बस एफ गिवन एफ चूंकि ऑलरेडी अकर हो चुका है, इसलिए गिवन एफ लिखा हुआ है। यहाँ इंपॉर्टेंट यही इवेंट है। सो यहाँ पे एक्चुअली इंटरसेक्शन में ऐसा थोड़ी होता है, तुम तो जानते ही हो ऑलरेडी कि अगर E1 इंटरसेक्शन E2 का होल कॉम्प्लीमेंट है तो ये किसके इक्वल आता है? हाँ, तो जो आप डी मॉर्गन्स लॉ जानते हैं, E1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन E2 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ आपको यही जानना है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग वो है। तो ये कंडीशनल में ऐसा मीनिंग है, इंटरसेक्शन यूनियन में ऐसा नहीं है। सो जैसे E1 यूनियन E2 का है ना, जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है, सो E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाली चीज है आपके पास। तो इस तरीके से बाकी फॉर्मूला जितने हमने लिखे थे, जैसे मैं अगर बात करूँ कि जैसे यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो ये फॉर्मूला आप सब जानते हैं, एडिशन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला भी बोलते हैं। सो अगर इसी में आपसे अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 गिवन F, सो यहाँ भी सेम ही चीज रहेगी, जस्ट ईच जितने भी हमने प्रोबेबिलिटी लिखे हैं ना, सब में आप गिवन F यूज कर लेंगे, ठीक है। सो सब में आपको गिवन F यूज करना है तो उससे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसका हो गया। तो ये डिफरेंस है, आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपको मिलेंगे। तो जस्ट कंडीशनल है, सो ईच टर्म में कंडीशनल आ रहा है, डिफरेंस कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है। अब देखो है ना, यहाँ गिवन है तो सब में गिवन आ गया, बस इतना ही कंडीशन है। जी जी, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ऐसा कैसे लिख सकते हैं आप? चलिए ट्राई करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन है, तो मैं प्रूव करता हूँ, है ना। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग ये दिखाएंगे कि ये और ये इक्वल आएगी, है ना, हम लोग सब प्रूव करके देखते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लिखते हैं इसको ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। हाँ आगे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है यहाँ तक।
करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है, हाँ। यस, अब अच्छा कोई बात नहीं, चलिए तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं कि ये वाली चीज इसके इक्वल है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि इसको और इसको इक्वल दिखाते हैं। तो देखिए, सो यहाँ से क्या हमने यहाँ तक सिंप्लीफाई किया। अब मैं ये वाला पार्ट लिखता हूँ, आर एच एस जो था हमारा, आर एच एस था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो इसको लिखेंगे अगर हम, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो 1 माइनस आ जाएगा, नहीं 1 माइनस नहीं, पी एफ आएगा ना, तो एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, सो एलसीएम ले रहे आ जाएगा पी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। और ये फॉर्मूला आप सब लोग जानते होंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ई। अब आप इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये दोनों सेम चीज है, तो इसीलिए ये और ये सेम चीज है, ठीक है जी। तो ये इसके इक्वल है क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है भाई। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ऐसे बाकी भी प्रूव हो जाएगा, अगर बाकी पार्ट आप प्रूव करना चाहेंगे तो वो इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। सो जी, सर वो जो आपने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ f माइनस e, यस ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ f माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन है। यस यस, ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, आई थिंक लास्ट क्लास में जो लिखाया था हमने। देखिए जैसे ये E है आपके पास और ये है F आपके पास, सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस पोर्शन, ये जो ब्लैक सेट कर रहा हूं इसका क्या नाम है? f माइनस e। हाँ करेक्ट, F माइनस ई। सो F माइनस ई जो सेट है और F इंटरसेक्शन E कॉम्प्लीमेंट, दे आर सेम, ओके। सो आप मुझे बताइए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस ई, आपको याद है फॉर्मूला इसका? देख के बताइए, F माइनस ई पोर्शन है ये, सो दिस ब्लैक पोर्शन इज F माइनस ई। सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी F माइनस ई की? अब देखिए जो आप पूछ रहे थे, क्या आप वही बोल रहे हैं जो आप पूछ रहे थे? ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। सो प्रोडक्ट एफ माइनस इज पी एफ माइनस दिस, सो हमने इस चीज को ऐसा लिख दिया एंड देन ओके, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला जस्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। अभी आप असाइनमेंट देखेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये जस्ट एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था, उस पर कुछ हम लोग रिजल्ट देख रहे थे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाकी ये सब भी प्रूव हो जाएगा। एलएचएस को ओपन करेंगे, आरएचएस को ओपन करेंगे तो इक्वल आ जाएगा दोनों, बाकी उसकी तरह इसको भी एलएचएस ओपन करेंगे, आरएचएस ओपन करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। मिहिर माइक म्यूट कर लो आप। तो यहाँ से आगे आते हैं, तो अभी हमने देखा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या। चलो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी जी जी। सर मैं उस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि हम्म, सर यहाँ जरा ऊपर वाले में डायरेक्टली लिख देते हैं कि p ऑफ f माइनस p ऑफ 8 की इंटरसेक्शन है और फिर डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्टली वहां पे पहुंच जाएंगे 1 माइनस हाँ हाँ हाँ, तो वो तो यहाँ से स्टार्ट ही किया था मैंने नहीं नहीं इसमें। जो आपने ऊपर हाँ लिखा उससे भी हो जाता है एग्जैक्टली, तो बात बराबर है। हाँ, प्रूफ के बहुत सारे टेक्निक है ना, एक होता है कि हम एलएचएस से स्टार्ट करें और आरएचएस तक जाए, एक है आरएचएस से स्टार्ट करके एलएचएस तक, तीसरा तरीका होता है कि थोड़ा सा एलएचएस को सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा आरएचएस को दिखा दो, दोनों इक्वल है तो वो दोनों इक्वल हो गया, है ना। तो उस तरीके से तो मैंने वो किया है। आप सही कह रहे हो, थोड़ा सा इसको मैं आगे प्रोसीड करता तो यहाँ से भी इजिली डायरेक्टली आ जाता। ये है, अब इसको आप सेपरेट कर दीजिए, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा 1 माइनस दिस अपॉन दिस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, सॉरी ई गिवन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ है ना, एफ इंटरसेक्शन ई एंड इंटरसेक्शन एफ आर सेम थिंग, तो वही चीज है, तो वो भी ओके है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रूफ हो गया। सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, डायरेक्टली आ गया, दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना। सो ठीक है, जैसे क्या होगा, एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड,
ट्वाइस, मान लो ये है, और आपसे पूछ रहा है कि ई इवेंट जो है सिंपली फर्स्ट कॉइन सोज हेड, और एफ है सेकेंड कॉइन सोज टेल, मान लो ऐसा बोल दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, then what is the probability of f given e, what is the probability of e complement given f, and an option is what is the probability of f given e complement। निकालिए, ट्राई कीजिए। सेम चीजें अगर मैं पूछ लूँ आपसे, यहाँ पे क्या आएगी? अच्छा, सबकी 1/2 आ रही है, ओके। सर लास्ट वाले का 1 आएगा। अच्छा, लास्ट वाले का 1 आएगा, ओके। बाकी लोग देखिए। सर लास्ट का 1 आ रहा है। ओके ठीक है, तो कुछ लोग 1 कह रहे हैं, बाकी लोग चेक कीजिए क्या हो रहा है।
ठीक है जी, देखिए तो मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी लोग देख लीजिए। तो डी वाले को क्या लिख सकते हैं सर? उसका आंसर सर नहीं आ रहा, बात हो गया। डी वाले को क्या लिख सकते हैं? इसमें सर कॉम्प्लीमेंट आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉम्प्लीमेंट लेके ओपन कीजिए। जैसे ई है फर्स्ट कॉइन सोज हेड, तो ई कॉम्प्लीमेंट मतलब फर्स्ट कॉइन डजंट शो हेड, तो दो ही ऑप्शन है हेड या टेल का, तो फर्स्ट कॉइन शो टेल, यही मतलब हो जाएगा। चलिए तो इसको मैं सॉल्व, है ना, हालांकि आसान क्वेश्चन है, बस थोड़े आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, फॉर्मूला लगाने हैं। तो सॉल्व करो, देखो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमने कहा है कि एक कॉइन को दो बार टॉस किया हमने। सो हमारा सैंपल स्पेस है एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अब ई इवेंट हमने लिया है, हमने ये कहा कि ई में कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉइन हेड शो हेड। तो देखो ऐसे कौन कौन से आउटकम है जहाँ पहला कॉइन हेड शो कर रहा है, टू आउटकम्स हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका एच एच और एच टी। एफ हमने कहा है कि सेकेंड कॉइन शो टेल, तो दूसरा कॉइन टेल शो कर रहा है। तो ऐसे आउटकम जो दूसरा कॉइन टेल शो कर रहा हो, तो ये हो गया एच टी, टी टी, यही होगा सेकेंड कॉइन टेल शो कर रहा हो। अब जैसे आपको ई कॉम्प्लीमेंट चाहिए, अगर आपको ई कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, तो कॉम्प्लीमेंट यू नो व्हाट, सैंपल स्पेस माइनस ई, तो इसमें से ई वाले एलिमेंट हटा दो, तो एच टी 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 आ जाएगा। एक बार देख लेता हूँ, एच टी क्या किया मैंने, सॉरी, सो टी एच टी टी आ जाएगा, है ना। सो अगर आप एच एच और एच टी आउट कर दो, एच एच और एच टी को बाहर कर दो, टी एच टी टी आ जाएगा। एफ कॉम्प्लीमेंट की आता जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी सो एफ कॉम्प्लीमेंट इज लाइक, इसको रिमूव कर दो उसमें से, सो यही आ जाएगा। सो एच टी और टी टी हटा देंगे तो एच एच टी एच, ये आपके पास। अब जो भी निकालना आप इजिली फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, है ना। सो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है, 2/4 मतलब 1/2। एफ कितना है, 1/2। ई कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1/2। एफ कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1/2। ओके, अगर आप आउटकम देखेंगे कि ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, तो यहाँ से अगर मैं ये देखूँ कि ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, तो एक एलिमेंट कॉमन है एच टी, तो अगर जरूरत पड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की, तो ये 1/4 है। तो ये मैंने सारी प्रोबेबिलिटी निकाल दी, अब देखते हैं जरूरत किसकी है। तो जैसे मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये 1/4 और एफ है 2/4, तो ये 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे अभी इंडिपेंडेंट चूंकि पढ़ाया नहीं, अगर आप नोटिस करेंगे तो ई एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो गिवन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं जैसे निकाल रहा था, ई गिवन एफ पूछा मैंने, एफ गिवन ई पूछा, तब भी यही आएगा। एफ गिवन ई क्या होगा, एफ इंटरसेक्शन ई जो कि 1/4 अपॉन ई 2/4, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ पूछा था ना, सो ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं आप इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये भी कर सकते हैं आप, नहीं तो फॉर्मूला वैसे भी लगा सकते हैं। सो ये अगर फॉर्मूला लगा दूंगा तो ये मुझे पहले से ही पता है, तो 1 माइनस 1/2 1/2 ही आ जाएगी। सो ये आपका 1/2 ही है। अब बचता है लास्ट पार्ट, तो लास्ट पार्ट था हमारा इसका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई कॉम्प्लीमेंट।
ये है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ आ जाएगा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एफ और ई कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, सो एफ में एंड ई कॉम्प्लीमेंट में एक आउटकम तो कॉमन होगा, वो है टी टी। सो टी टी मतलब 1/4 और ई कॉम्प्लीमेंट है 2/4, तो यहाँ भी 1/2 ही आया, चेक कीजिए आप लोग। सो एफ गिवन ई कॉम्प्लीमेंट आपका ये आ गया। तरीके डिफरेंट हो सकता है आपने दूसरे तरीके से किया हो, आंसर तब भी सही आएगा। अगर कॉन्सेप्ट सही है, अप्रोच आपने ठीक यूज किए तो आंसर सेम आएंगे। तो किसी को डाउट है तो पूछिए इसमें अभी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सो पहला क्वेश्चन में यहाँ पे ठीक है ये अल्लाह, यहाँ से आप नोटिस करेंगे। सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ ई के इक्वल हो जाए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई एफ के इक्वल हो जाए, इसका मतलब ई एंड एफ इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। एक डेफिनेशन ही ये लिखूंगा मैं, सो या इंटरसेक्शन वाला लिख सकते हैं। सो यहाँ से पता चलेगा ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है कि क्या गिवन है, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पहले लिखा हुआ है उसी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगी, है ना। सो गिवन से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ है ना, बस मैं बता रहा हूँ, आगे मैं यूज करूंगा। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि जब कल मैंने बताया नहीं क्या होता है, तो यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। अभी इंडिपेंडेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन मैं अभी लिखूंगा, जिन लोगों को पहले से पता है वो देख सकते हैं। सो ई गिवन एफ की प्रोबेबिलिटी अगर ई के प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाए, एफ गिवन ई की प्रोबेबिलिटी एफ के इक्वल आ जाए, तो ई एफ इंडिपेंडेंट होगा। अब यहाँ पे आते हैं। सो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, पहले हमने डिसजॉइंट इवेंट की बात की थी आगे, अभी हम बात करेंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट, म्यूचुअल पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। हमने एक बार अभी पेयर वाइज डिसजॉइंट म्यूचुअली डिसजॉइंट डिस्कस किया था, आज डिस्कस करूंगा अगर टाइम बचा तो, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसने कहा हमने पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, सम ऑफ आउटकम इज 6 और ये बोल रहा है सेकेंड डाई सोज 2। सो ई का मतलब है कि दोनों पे सम जो आ रहा है वो 6 है, और एफ कह रहा है कि सेकेंड डाई सोज कर रहा है 2। चलो इसमें मैं सॉल्व करता हूँ। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है उसका जो सैंपल स्पेस होगा 1 1 1 2 1 3, अब लिखेंगे तो टोटल 36 आउटकम होंगे, तो 6 6 तक है ना, तो ये 36 आउटकम है। ई में सिर्फ वैसे आउटकम्स हैं जहाँ पे सम 6 हो रहा है, तो सम 6 हो रहा है इसका मतलब है कि जैसे 2 4, अच्छा 1 5, फिर 3 3, 4 2 और 5 1, यही है। सो ये आपके ई के आउटकम्स हो गए जहाँ सम 6 हो रहा है। एफ जो होंगे वो ऐसे आउटकम है जहाँ पे सेकेंड आई पे 2 आ रहा है, यही बोल रहा था कि सेकेंड आइस पे 2 शो कर रहा है। तो फर्स्ट वाला कुछ भी हो सकता है, सेकेंड वाला 2 होना चाहिए। सो 1 2 2 2 6 2, यही है। मतलब पहले आउटकम पे कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे 2 आने चाहिए। तो ये आपके आउटकम्स आ गए 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2, ज़्यादा तो है नहीं, पूरा लिख भी सकते हैं। सो 3 2 4 2 5 2 6 2, तो ये आपके आउटकम्स हो गए एफ में। अब यहाँ से ई तो निकालना आसान है। अब चूंकि ई कॉम्प्लीमेंट निकालना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा आउटकम होंगे, टोटल 36 है। सो देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, ठीक। सो यहाँ से आप देख लीजिए इंटरसेक्शन में क्या है। सो अगर मैं इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट काउंट करूँ, ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है। सो एक तो ये 2 एंड में है, एक ही है ना, बस यही होगा, यही दोनों कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन तो है नहीं। तो इसमें एक ही एलिमेंट आएगा 4, 2 वाला पेयर, ठीक है। तो ये हमारा ई इंटरसेक्शन एफ है, इसमें एक ही आउटकम है, सैंपल स्पेस टोटल 36 था, तो ये होगा 1/36। और एफ में कितने हैं, तो एफ में 6 है, 6/36, तो ये 1/6 आ गया।
ठीक है। ऐसे ही आप निकालेंगे दूसरा एफ गिवन ई, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो वही रहेगा 1/36 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई में कितने एलिमेंट है 5, कितने में से 36 में से, सो 5/36, 36 कट जाएगा 1/5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका ई गिवन एफ और एफ गिवन ई आ गया। अब जैसे अगला मैंने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन एफ, तो एक काम करो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ अगर आप लिखेंगे, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/6, तो 1/6, तो ये आपका आ जाएगा 5/6। अब लास्ट वाला थोड़ा चैलेंजिंग है ना, तो उसमें हमसे पूछा गया है कि एफ गिवन ई कॉम्प्लीमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, हम निकालेंगे एफ गिवन ई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलो प्रोबेबिलिटी एफ गिवन ई कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एफ माइनस ई, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब सब कुछ पता है मुझे, एफ में कितने एलिमेंट था, सो एफ में टोटल 6 एलिमेंट है, ये हो जाएगा 6/36 माइनस ई इंटरसेक्शन एफ में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, सो 1/36, और ई कॉम्प्लीमेंट में कितने हैं, सो ई में कितने एलिमेंट था 5, तो ई में 5 है, तो कॉम्प्लीमेंट में 5, सैम्पल स्पेस टोटल 36 है, 36 में 5 एलिमेंट बाहर कर देंगे आप, तो बचेगा आपके पास 31, तो ये बचेगा 31/36, एलसीएम ले लीजिए 6 - 1, तो ये 5/31, तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो ये चारों पार्ट हमने सॉल्व कर लिए, देख लीजिए, तो जो इन्होंने बताया करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये भी आंसर लिखा सही है ना, 1/6, 1/5, 5/6, 5/31, ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछिए। तो बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यू वाला असाइनमेंट देखेंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हमने जस्ट डिस्कस किया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए, फॉर्मूला कुछ, और फिर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना। सो ये है आपके पास मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो कुछ डिफरेंट नहीं है, जैसे हमने अभी लिखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ। तो इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, या जो दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, जो कि सेम ही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, so ये इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आ जाएगा यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ठीक। सो ये जो फॉर्मूला बन के आया ना, इसका नाम ये है, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल। सो इसी फॉर्मूले को बस मॉडिफाई कर दिया, दूसरे फॉर्म में लिख दिया। सो इस फॉर्मूले का नाम था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना, ये आप जानते हैं। सो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, दिस वाज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड ये जो फॉर्मूला है इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिफरेंस क्या है, सो यहाँ पे हम तब यूज करते हैं जब मुझे कोई इवेंट गिवन हो, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो। यहाँ पे क्या होगा कि आपको पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट ई एंड एफ, ठीक है। तो इसी का जो एक्सटेंशन है वो आता है बेस थ्योरम, और इसका जो एक्सटेंशन है वो आता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आगे जाके आएगा।
तो कहीं ना कहीं इसी का एक्सटेंशन है थ्योरम, जो पार्टीशन बनता है तो इससे बनता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, इससे बनता है बेस थ्योरम, ये है तो दोनों रिलेटेड ही है, ठीक है ना। तो इसको यूज कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा ये यूज करना है कि ये यूज करना है, ये फॉर्मूला है जस्ट सिंपल। तो इसका एक्सटेंशन भी अगर मैं 3 सेट के लिए लिखूं, फॉर एग्जांपल ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मान लीजिए ये है, अब मुझे ये लिखना है। सो हमने लिखा क्या, देखो इसका मतलब है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट ई एंड एफ विल ऑकर साइमल्टेनियसली और वन बाय वन। सो बट ये है कि बोथ इवेंट शुड ऑकर, ई एंड एफ बोथ विल ऑकर। सो यहाँ हमने लिखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एफ। सो हमने ये लिखा कि पहले एफ के ऑकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और आगे लिख रहे हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। पहले हमने एफ की प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो यहाँ लिखा ई के ऑकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी अगर एफ ऑलरेडी ऑकर हो चुका है। फिर यहाँ पे है ई, यहाँ भी चाहिए मुझे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ बोथ ऑकर्स। सो यहाँ हमने पहले ई की प्रोबेबिलिटी लिखी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ई, और आगे है सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो उससे आ जाएगा। यूज कैसे करेंगे इसको, तो क्वेश्चन लिखता हूं, देखो सो अ बॉक्स कंटेन्स, मान लो ऐसा है 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स, और आपसे पूछेगा यहाँ पे कि 2 balls are drawn at random without replacement, या 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। हालांकि एट रैंडम का मतलब वही होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है। सो या 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेस, मान लो ऐसा लिख दूं मैं, सो 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, देन the probability that both are red balls is, क्या आएगा बताइए। और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं करता हूं, आप ये आंसर निकालिए। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या होगा, तो ये जो विदाउट है इसको हटा के मैं विथ कर देता हूं, तो अब हो गया विथ रिप्लेसमेंट, तो क्या आंसर आएगा, तो यहाँ है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक, और यहाँ है विथ रिप्लेसमेंट, और आपको बताना है दोनों में क्या डिफरेंस होगा, है ना। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सो बोर्ड में ना 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ठीक है 2/15, बाकी लोग बताइए कि आपका भी यही आ रहा है। ट्वेल्व बाई 19, अच्छा 90, कैंसिल भी तो कर सकते हो, 12/90 सिंप्लीफाई कर सकते हो, हाँ 16/90 100, तो कैंसिल करोगे क्या होगा, सेम ही तो आएगा। तो ये 4/25 भी तो आया कैंसिल होके, 4 से कैंसिल किया, तो इसको कैंसिल करोगे अगर तुम 6 से, तो 6 2 जा 12 और 15 6 जा, सेम ही तो है, सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ओके, कुछ नहीं है ना, अलग नहीं है, सेम ही है दोनों। ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे मैं ऐसे बिना मतलब ऐसे डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको यूज करके बता रहा हूँ कि मैं इस फॉर्मूले के हेल्प से बता रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं।
तो अभी मैं जो ये बता रहा हूँ तो मैं इसके हेल्प से बता रहा हूँ, बिना इसके हेल्प से भी हो जाएगा, बट अभी इसके हेल्प से बता रहा हूँ। देखो तो इसमें सिंपली इसने कहा है कि एक बॉक्स है जिसमें है ना 4 8 6 ब्लैक बॉल है, 2 बॉल ड्रॉ किया हमने, एक केस में विथ रिप्लेसमेंट, दूसरा विदाउट। अब पता होगा विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब है पहला बॉल जो है उसको हमने बाहर रख दिया, फिर दूसरा बॉल बॉक्स से ड्रॉ किया। विथ रिप्लेसमेंट ये है कि पहला बॉल जो भी आया वापस हमने बॉक्स में रखे फिर निकाला दूसरा बॉल, तो ये आपको पता है। तो जैसे पहला वाला क्वेश्चन अगर सॉल्व करें, ये थर्ड क्वेश्चन जो था, अगर मैं ई इवेंट लेता हूं कि फर्स्ट बॉल इज रेड, और एफ लेता हूं सेकेंड बॉल इज रेड, और मेरे पास एक बॉक्स है 4 रेड 6 ब्लैक, और इनमें से हम ड्रॉ कर रहे हैं 2 बॉल्स, ये हम ड्रॉ कर रहे हैं 1 by 1। सो हमें क्या प्रोबेबिलिटी चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ, यही पूछा हमने कि क्या प्रोबेबिलिटी है ई इंटरसेक्शन एफ की, कि फर्स्ट रेड होगी एंड सेकेंड भी रेड होगी, और पहले में था विदाउट रिप्लेसमेंट। सो यहाँ से हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, ये मतलब हो गया। फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कि पहला बॉल रेड होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है दूसरा बॉल रेड होगा अगर पहला बॉल रेड था। तो सिंपल है यहाँ पे कि आप इसमें से पहले एक बॉल ड्रॉ करेंगे, तो एक बॉल ड्रॉ किया और उसको रेड चाहिए, तो रेड कितने हैं 4, कितने में से 10 में से। अब एक रेड निकाला उसको बाहर रख दिया हमने, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि पहला रेड था गिवन ई। सो अब दूसरा बॉल रेड चाहिए, तो एक बॉल कम हो चुका है इसमें, सो अब एक रेड कम हो चुका, अब 3 रेड है, टोटल 9 है, तो नेक्स्ट होगा 3/9, क्योंकि 3 रेड है ना अब 9 में से, क्योंकि एक रेड बाहर हो चुका है। सो यहाँ से आंसर आ गया 12/90, जिसको कैंसिल कर रहे हैं 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 2/15। दूसरा तरीका इसका ऐसा भी था कि मैं, आप सोचते कि मुझे ये यूज नहीं करना है, तो सिंपल है कि टोटल कितने हैं इसमें 10 है ना, सो 10 में से मैं 2 बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, मुझे दोनों रेड चाहिए, तो 4 में से 2 ड्रॉ कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए आप, 4C2 आता है 4 × 3/2 10 × 9/2, ये कैंसिल हो जाएगा, सो 12/90 2/15। तो जो लोग इससे सॉल्व करेंगे वो भी ठीक है। सो 4 रेड है, लेकिन ध्यान रखना एनसीआर एनपीआर तभी यूज होगा जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, तब जाके, ठीक है। तो ठीक है जी, दूसरा पार्ट क्या है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, ये थर्ड क्वेश्चन था जहां विदाउट रिप्लेसमेंट था, है ना, यहाँ पे ये था कि विदाउट रिप्लेसमेंट हमें बोला गया था कि विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट था हमारे पास, तब जाकर हमने सॉल्व किया। विथ रिप्लेसमेंट क्या होता, सो क्वेश्चन 4 में भी ई और एफ सेम ही है, जो थर्ड में था ई और एफ यहाँ भी सेम ही है। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ, ई एफ का मीनिंग सेम है, जस्ट ड्रॉ कर रहे हैं विथ रिप्लेसमेंट। सो मतलब ये है कि जो 4 रेड और 6 ब्लैक है, तो यहाँ भी हम करेंगे ई इंटू एफ गिवन ई, तो ई एक बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, रेड होना चाहिए, तो 4/10। अब जो रेड आया उसको वापस रख दिया हमने, अब आपको फिर से एक बॉल ड्रॉ करना, वो भी रेड चाहिए आपको, तो क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है तो हमने इसको, उसमें अभी भी टोटल 10 है, 4 रेड है उसमें से, तो 4/10 ही होगा, यही 16/100 है, कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4/25 आ गया। अब यहाँ आप एनसीआर एनपीआर वाला तरीका नहीं लगा पाएंगे, है ना, तो यहाँ सिंपली तरीका होता है, 4 ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो एक तरीका ये होता है डायरेक्टली हम लिखते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ, सो 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों क्या चाहिए, रेड चाहिए, तो वही 4/10 का स्क्वायर, तो वैसे है ना। तो यहाँ आप एनसीआर तरीका नहीं लगा सकते, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट में आप एनसीआर वाला तरीका नहीं लगा सकते, सो ये इस तरीके से करना पड़ेगा, या वही है 4 एक बार में 4/10 तो स्क्वायर कर दिया, तो ऐसे समझ सकते हो आप, बात वही है, यही आएगा। मतलब कहीं ना कहीं बाइनोमियल पे जा सकते हो, ये जो यूज कर रहा हूँ ना, ये अगर दूसरा अप्रोच अगर आपको मैं सिखाऊं, ये क्या किया मैंने, तो यहाँ पे होता क्या है कि 2 रेड चाहिए ना, तो अगर मैं अज्यूम करता कि मान लो एक्स लेता नंबर ऑफ रेड बॉल्स, है ना, 2 बॉल ड्रॉ किए तो 0 1 2 हो सकता था, तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बाइनोमियल 2, 4/10 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉल ड्रॉ करूंगा रेड चाहिए, तो
4/10 और टोटल कितने बॉल ड्रॉ कर रहे हैं 2, तो यहाँ से आपको निकालना है। सो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है x बराबर 2। तो इसको बाइनोमियल क्लास 12th में भी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 11 12th का रिवाइज कर लोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लास 12th के एनसीईआरटी में भी है, तो वहाँ से रिवाइज कर लो, बेसिक आइडिया आ जाएगा। सो 2 चूज 2, 4/10 की पावर 2, 6/10 की पावर 0, तो फाइनली यही आ गया, यही मैं डायरेक्टली लिख रहा था उस समय, तो आपको एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ, इससे आ जाएगा। तो यहाँ आप बाइनोमियल लगा सकते हैं क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट है, यहाँ आप बाइनोमियल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो यू कैन नॉट यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे, ठीक है ना। सो ये है, तो ये जो यूज हुआ एक्चुअली इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो फॉर्मूला यूज किया है मैंने 4C2 6C0, सो ये जो पीएमएफ है ये हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है। तो होता क्या है कि जब आपके पास n ट्रायल है और आपको उसमें हर ट्रायल पे मान लो सक्सेस फेलियर पॉसिबिलिटी है, तो आपको r नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए, तो अगर वो विथ रिप्लेसमेंट है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस में। अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो हाइपर ज्योमेट्रिक फॉलो करेगा। तो ये जो पीएमएफ मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये हाइपर ज्योमेट्रिक का पीएमएफ है। तो वैसे आपको नहीं भी पता हाइपर ज्योमेट्रिक सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, ये चीज़ है। तो ये है, और यहाँ जो मैंने यूज़ किया आपको पता ही है, सो ये वाला पार्ट जो मैंने यूज़ किया है, सो दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कई बार वर्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम में आते हैं ना, तो वहाँ समझना, ये तो आसान क्वेश्चन है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आएंगे, थोड़ा ज़्यादा डेटा होगा उसमें, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पर बाइनोमियल लगेगा या हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में हाइपर ज्योमेट्रिक लगेगा और विथ रिप्लेसमेंट में बाइनोमियल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आगे आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर एक और डाउट था। वो हाँ सर जैसे कि हाँ, देखो परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट जहाँ इंपॉर्टेंट हो, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब है जस्ट सिलेक्शन, जहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जैसे मुझे 10 में से 2 ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो वहाँ पे सेलेक्ट करना है, तो वो कॉम्बिनेशन है। अगर उसकी अरेंजमेंट है, जैसे अब हम डिजिट बना रहे थे ना, कि 2 डिजिट के नंबर बना रहे हैं, तो वहाँ 1 2 और 2 1 दोनों अलग अलग मीनिंग, 12 है 21 है, तो यहाँ पे परमुटेशन यूज होगा। और जिसमें 2 लोगों की टीम बना रहे हैं जैसे हम, तो यहाँ हम 2 रेड बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, 2 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे एक्चुअली जस्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। अदरवाइज वो तुम्हें समझना होगा कहाँ पे क्या है। सिलेक्शन का मतलब एनसीआर का मतलब है जहाँ सर पे, जैसे अगर हाँ क्वेश्चन आता है कि दो निकालना है और एक निकालना है, हाँ, या combination करना है। नहीं वैसे तो मैं कॉम्बिनेशन ही यूज करूंगा, एनसीआर ही यूज करूंगा। वो अलग बात है कि पॉसिबिलिटीज जो होंगी तो इनटू केसेस इनटू कर देंगे, वो है, क्योंकि कहीं ना कहीं परमुटेशन भी तो एनसीआर इनटू क्या होता है, आर फैक्टोरियल होता है ना। क्या करते हो कॉम्बिनेशन में, एन पी आर इंटू आर फैक्ट, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल एन पी आर हो जाता है ना। तो वो है। सो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे चूंकि एन सी आर यूज करके मुझे सेलेक्ट करना था, ड्रॉप कर दें। जब सिलेक्शन है जहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिलेक्शन में जस्ट हमने कॉम्बिनेशन यूज किया, उसमें परमुटेशन यूज तब होगा जब यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एग्जांपल के लिए चलो एक क्वेश्चन उस तरह के लिखते हैं ना, कि जैसे अब 4 डिजिट दिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें जो नंबर होगा उसमें जैसे 2 जीरोज आ जाएंगे, तो उस तरह से वहाँ पे परमुटेशन यूज करना होगा। ये आपको प्रैक्टिस करके समझ आएगा। एक पर्टिकुलर मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता इस क्वेश्चन में ये, इस क्वेश्चन में ये, बट ये समझना है कि परमुटेशन की मीनिंग और कॉम्बिनेशन की मीनिंग आपको अगर क्लियर है तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ क्या यूज करना है। तो अभी प्रैक्टिस के थ्रू समझ आएगा। जैसे कोई क्वेश्चन मिले जहाँ आपको ना समझ आए, आप पूछो। जैसे इस क्वेश्चन में था, तो एनसीआर इसलिए यहाँ यूज हुआ है क्योंकि हमें जस्ट सेलेक्ट करना था, 4 रेड है ना, ये था हमें सेलेक्ट करना था, इसलिए हमने ये यूज किया कि 4 में से 2 10 में से। यहाँ पे कॉम्बिनेशन अलग, ये तो स्टैंडर्ड हाइपरज्योमेट्री का पीएमएफ है, लेकिन वैसे भी लॉजिकली हमने कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो वो क्वेश्चन से क्लियर होगा। क्वेश्चन आप कुछ पूछोगे तब जाके समझ आएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा मिले आपको जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, तो आप क्वेश्चन लेके आओ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या यूज होगा। ठीक है जी। आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, तो आप वहाँ जाकर थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, उससे थोड़े बेसिक आपके ठीक हो जाएंगे। तो अगर भूल चुके हो तो, सबने 11 12th में पढ़े ही होंगे आप लोगों ने, बट अगर लगता है कि भूल गए, पता नहीं चल रहा है कहाँ परमुटेशन कहाँ कॉम्बिनेशन है,
तो आप एक बार एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो क्लास 11th की। क्लास 11th के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर का नाम ही परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक बार रिवाइज कर लो, उससे नुकसान नहीं होगा। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, या सेट थ्योरी है, या इधर पर प्रोबेबिलिटीज़ हैं, तो ये सब चैप्टर है जो हेल्प करेगा। फंक्शन है, या उधर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एरिया जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये सब जो 11th-12th के चैप्टर है वो डायरेक्टली यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो एक बार जैसे क्या ही लगता है, एक बार आप 1 घंटे बैठ के एक बार रिवाइज कर सकते हो पूरा क्लास तो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ आप जीरो से स्टार्ट तो करेंगे नहीं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, एक बार रिवाइज ही तो करना है। जस्ट गो थ्रू लाइन बाय लाइन, या 2-3 घंटे दे के उसको कंप्लीट कर लो। तो लाइन बाय लाइन पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल देख लो, सॉल्व करके सॉल्व होने चाहिए आपसे। अगर 11-12 के क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे मतलब अभी कॉन्सेप्ट वीक है, तो वो क्वेश्चन तो सॉल्व होने चाहिए। तो उसको आप सॉल्व करके देखो कि काउंट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, और वही चीज़ें यहाँ प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगी। तो एक बार रिवाइज कर लो आप, है ना, एक बार परमुटेशन कॉम्बिनेशन 11-12 वाली बुक से जाके रिवाइज कर लो जस्ट। और उसमें अगर कोई डाउट होता है, मान लो 11-12 की बुक में भी कोई आपको डाउट आता है, चाहे डेफिनेशन है, थ्योरम है, प्रॉपर्टीज है, एग्जाम्पल है या एक्सरसाइज है, तो आप डाउट क्लास में डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, है ना। डेली हम लोग 11 से 12 डाउट क्लास लेते हैं, जो कि 12:30 तक चली जाती है। डेली क्लास लगभग 11:15 में स्टार्ट होता है डाउट क्लास, और 12:30 तक जनरली हम रात को क्लास लेते हैं। तो आप उसमें आगे डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ये डेली, ठीक है। बट रिवाइज कर लीजिए 11-12 की वो टॉपिक्स जो डायरेक्टली हमारे सिलेबस में है, जैसे फंक्शन है, लिमिट्स हैं, कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया, ये सब प्रोबेबिलिटी, ये सब डायरेक्टली हमारे सिलेबस में भी है, जो 11-12 में भी था और अभी भी सिलेबस में है हमारे। सो वहाँ चूँकि लेवल कम था, अब थोड़े लेवल ज़्यादा होगा। तो जब 11-12 के लेवल के क्वेश्चन अगर कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा तो हायर लेवल कैसे सॉल्व करेगा, तो उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। टाइम पता है कैसे निकल जाता है। हमने क्या डिस्कस किया, हमने 2 चीज़ें डिस्कस की है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। तो बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंट, बेस थ्योरम और डिस्कस करने पहले मैं इंडिपेंडेंट इवेंट पे आता हूँ। तो हम आते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे। तो टू इवेंट E and F are said to be इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली। बताइए आप लोग क्या डेफिनेशन जानते हैं, ई एफ को हम कब इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं? ओके, तो अगर ये डेफिनेशन लेके चलेंगे तो भी ठीक है। सो इफ यू वांट me to use that, two event E and F are said to be independent if and only if probability of E intersection F is equal to PE into PF। चलो मान लो हम ये यूज करते हैं डेफिनेशन, तो आगे थ्योरम आ जाएगा फिर, है ना। अगर मैं दूसरा वाला डेफिनेशन यूज करता तो फिर इसको मैं थ्योरम यूज करता। तो मैं इसको डेफिनेशन लेके चल रहा हूँ, तो ये हो गया डेफिनेशन। अब इसके हेल्प से हम लोग थ्योरम बनाएंगे। थ्योरम जैसे हो जाएगा कि टू इवेंट E and F are independent if and only if, पहला पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F किसके इक्वल आएगा जी, बताइए, है ना। तो अगर आप इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। और अभी आपने कहा है कि इंडिपेंडेंट है, मैंने इंडिपेंडेंट मान के चला है, तो ये इंडिपेंडेंट है तो ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा P इंटू पी एफ, तो इसको P इंटू पी एफ लिखूंगा, पी एफ कट जाएगा तो बचेगा जस्ट PE। सो ये बचेगा जस्ट PE। फिर आगे आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ, दूसरा पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E। सो ये भी उसी तरह से PF आ जाएगा, PF आ जाएगा। आगे और भी पार्ट है ना, इफ एंड ओनली इफ, या इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। सो ये सब इक्विवेलेंट है, कहने का मतलब ये सब इक्विवेलेंट कंडीशन है। सो यहाँ से आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी E गिवन F कॉम्प्लीमेंट, ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ E होगा, आप करके देख लो। चौथा इफ एंड ओनली इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E कॉम्प्लीमेंट, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ F आएगा। और इसीलिए वो जो क्वेश्चन हम पहला क्वेश्चन आज लिखा था हमने, इसमें इंडिपेंडेंट था इसलिए सब इक्वल आ गया था। सो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F PE के इक्वल आ जाए, हम बोलेंगे E and F आर इंडिपेंडेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E PF आ जाएगा, मतलब E and F आर इंडिपेंडेंट।
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ कॉम्प्लीमेंट पी ई आ जाए तब भी इंडिपेंडेंट होगा, एंड एफ गिवन ई कॉम्प्लीमेंट तब भी वैसे ही होगा, आगे भी लिख सकते हो तुम। सो ये डेफिनेशन है, उसके बेस पे ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो तुम। हालांकि आगे और भी रिजल्ट्स हैं, जैसे मैं अगर इसी थ्योरम को एक्सटेंड करता मैं दूसरा थ्योरम लिखता हूँ। सो ये थ्योरम ये कहता है, ये अगले पेज पे लिख देता हूँ। तो ये थ्योरम कहता है कि इफ ई एंड एफ या टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, तो ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट होगा तो यहां से आएगा इफ एंड ओनली, पहला पार्ट है कि ई एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। इफ एंड ओनली इफ लिख रहा हूं, मतलब बोथ वे करेक्ट है, ये उसको इंप्लाई करेगा वो इसको इंप्लाई करेगा। इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। यहां आ जाएगा इफ एंड ओनली इफ ई कॉम्प्लीमेंट एंड एफ कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। सो कहने का मतलब अगर हम बोलते हैं ई एफ से इंडिपेंडेंट है तो इफ एफ कॉम्प्लीमेंट से भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट एफ से भी इंडिपेंडेंट होगा, ई कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट्स हैं कुछ जो आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। प्रूव भी किया जा सकता है ये सब चीज़ों को। सो अगर ई एफ इंडिपेंडेंट है तो ये सब इंडिपेंडेंट होंगे। किसी को डाउट है कुछ? तो अभी तो मैंने 2 सेट की बात कर रहा हूँ, 2 सेट के लिए है ना पेयर वाइज और म्यूचुअली सेम ही होता है। मेनली तो मुझे एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, उससे पहले टाइम चूंकि खत्म हो गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा पेयर वाइज इंडिपेंडेंट क्या होता है और फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्या होता है ना। सो ये हमें अभी डिस्कस करना है। तो आज तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तो आज हमने 2 टॉपिक किए हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और हमने देखा है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप उसको पढ़ सकते हैं, बुक्स में जाके सॉल्व कर सकते हैं, डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा इंडिपेंडेंट इवेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे ये वाला पार्ट कंप्लीट करें। सो आज हमने ये वाला पार्ट डिस्कस किया है, ठीक है, ओनली दिस पार्ट हमने आज बस ये पार्ट डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे। पहले तो ये बता दूंगा पेयर वाइज और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्या होता है, उसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बेस थ्योरम क्या होती है। और ये टॉपिक क्लास 12th के एनसीईआरटी में है, तो आप जाके वहाँ पढ़ेंगे तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या है। इसमें कुछ नया नहीं है, जो आज पढ़ाएं वो भी क्लास 12th के एनसीईआरटी में है। और जो आगे कल अगले क्लास में परसों, कल तो क्लास होगी नहीं तो परसों क्लास होगी, या आप लोग की क्लास तो रख ही सकते हैं क्योंकि टेस्ट आप लोग अभी दे नहीं पाएंगे। तो आप लोग बाकी टेस्ट ट्राई तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो टेस्ट 1 2 3 4 है। आई थिंक कल टेस्ट नंबर 5 और 6 अपलोड होगा, 2 टेस्ट अपलोड होंगे। तो अभी तक 4 या 5 टेस्ट हो चुके हैं, कल 6 और 7 अपलोड होगा। तो आप लोग चूंकि नया बैच है तो आप पुराने टेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। और टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी एकलव्य 1 में हो चुका है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा डिस्कशन, मैं भेज दूंगा वीडियो, क्लास में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो अभी पहले आप इसको वर्क करो थोड़े से, इस पर है ना, खुद से पढ़ो इसके बारे में, डिफरेंट बुक से पढ़ सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बुक से, असाइनमेंट से। जो डाउट होगा फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आज यही स्टॉप करता हूँ। कल हम लोग, कल तो नहीं, कल क्या करना है, क्लास रखूँ कल? तो चाहो तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर परसों रखते हैं, बताओ। नहीं सर, कल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ तो खुद से थोड़ा पढ़ो, बुक से प्रैक्टिस करो, बुक से पढ़ो। ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिफरेंट बुक्स में अवेलेबल है, चाहे कोई भी बुक, गुप्ता कपूर है या कोई भी बुक, जितने जो भी आपके पास एक्सेस है प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स में मिल जाएगा। पढ़ो, कुछ एग्जांपल्स करो, एक्सरसाइज करो। तो परसों करते हैं, परसों ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे ना। तो परसों हमें ये कहाँ बताए थे? कोई जाना है फिर उसमें कहाँ जाना है? पीवाई क्यू असाइनमेंट टॉपिक वाइज, उसमें जाकर तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। उसमें 2 फोल्डर है ना, एक तो 2025 वाला डीपीपी नाम से होगा और दूसरा होगा मैथ स्टैट्स स्टैटिस्टिक्स नाम का फोल्डर होगा, है उसमें देखो। चलो मैं लिंक भेज देता हूँ जब तक इन लोगों को। तो टाइम हो गया ना, 8:11 हो गया, ठीक। ये देखो, ये जो फोल्डर है ना यहाँ पे मिलेगा तुम्हें।
देखिए यहाँ जाओगे ना, तुम यहाँ खोल रहे होगे ना, ये जो ओपन करोगे तो लिंक भेज दो इसका, इन लोगों को। तो देखो यहाँ पे जो फोल्डर है, तुम्हें जो भी असाइनमेंट चाहिए, मैं तो पहले बोला था, तो ये है असाइनमेंट का नाम क्या, कहाँ गया, PYQ ना, PYQ आगे होगा। तो ये वाला असाइनमेंट है PYQ असाइनमेंट टॉपिक वाइज, ये वाला खोलोगे ना, इसमें जाओगे तो इसके अंदर तुम्हें इसमें असाइनमेंट मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स का DPP 2025 बैच, या यहाँ पे इसमें तुम्हें सारे असाइनमेंट मिल जाएंगे PYQ। तो इसमें सब PYQ असाइनमेंट्स होंगे तुम्हारे लिए, इसमें तुम्हें है ना। अब तुम देखो बेसिक प्रोबेबिलिटी का कहाँ पे है, ढूंढना पड़ेगा उसके लिए। जैसे अरे यार, इसको अपना ही चला गया, आई थिंक ये ना इसका इंटरनेट शायद चला गया है, या ग्रुप में भेज दूंगा मैं, तो इसको ग्रुप में भेजा भी था मैंने ना। तो इसमें अगर मैं सर्च करूंगा, हाँ डाउनलोड कर सकते हो तुम, जैसे गेट का है, ये जैम का होगा, PYQ ना। जैसे ये 19 से 23 है, ST वाले हैं, है ना, जैम का होगा। जैसे ये है एक, ये भी है PYQ बेसिक प्रोबेबिलिटी। तो इसमें PYQ जैम 2005 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो इसमें तुम देखो ये पूरे जो भी बेसिक प्रोबेबिलिटी अभी हमने कवर किए हैं, वो सब तुम्हें इसमें मिलेंगे। ये मैंने ग्रुप में भेजा था, अभी कल परसों भेजा था, फिर भेज देता हूँ, देखो। ठीक है, तो अब ये स्टॉप करते हैं, ये जो एकलव्या 2 वाली क्लास है, एकलव्या 1 की भी क्लास होगी जहाँ पे रैंडम वेरिएबल चल रहा है, तो बाकी लोग जा सकते हैं। हाँ इसमें क्या है ना कि फर्स्ट पैराग्राफ हाँ, अभी बस फर्स्ट पैराग्राफ में भी लास्ट के 2-3 टॉपिक बाकी है, बट कर सकते हो। हाँ ठीक है ना, चलो थैंक यू। हाँ।